अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आइए आज सुनते हैं एक ऐसी सच बयानी, कैसे झूठी और बेकार रिवायतों को तोड़कर मोहब्बत करने वाले मिले। उससे पहले हमारे चैनल सईद वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबा दें। आज उसकी सालगिरह थी। सुबह ही कॉरियर के ज़रिए उसे खूबसूरत सा सुर्ख फूलों का एक गुलदस्ता मिला और साथ ही कार्ड भी। उस पर लिखा हुआ था, एहसास मोहब्बत के लिए बस इतना काफ़ी है, उसके बिना भी उसके साथ रहता हूँ, फ़कत तुम्हारा ज़ैन। उसने हस्बे साबिक कार्ड को संभाल कर अपनी दराज में रखा, सुर्ख फूलों को सूंघकर अपनी गोद में ले लिया। ये फूल जब तक सूख न जाते उसके सरहाने रहते और जब सूख जाते तो वो उन्हें किसी ख़जाने की तरह अलमारी में संभाल लेती। उसे वो नज़म याद आ रही थी। उसे कहना, अब की बार मेरी सालगिरह पर कोई तोहफ़ा ना भेजना कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कमी नहीं। तुम्हारी दी हुई शॉलें, डायरियाँ, परफ्यूम, ज्वेलरी, ड्रेस, सब कुछ तो है मेरे पास, सिवाय एक चीज़ के जो अहम है, जो नायाब है, जिसकी मैंने हर सालगिरह पर उम्मीद रखी। मगर सालगिरह पे आने वाला एक खूबसूरत बॉक्स मेरी उम्मीदों को राख कर देता है और ये राख पलकों को नम कर देती है। मगर फिर भी मुझे तुम्हारी भेजी हुई हर चीज़ अजीज़ थी। लेकिन अब बस और कुछ नहीं। हाँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस अब की सालगिरह पर मेरी उम्मीदों को राख नहीं करना, मेरी आंखों के इंतज़ार को बर्बाद न करना। एक आंसू उसकी आंख से टपका, जिसे उसने बेदर्दी से रगड़कर साफ कर दिया। एक आई स्पेशलिस्ट पर आंसू सूट नहीं करते। एक उदास मुस्कुराहट के साथ वो खिड़की में आ खड़ी हुई, जहाँ जाती सर्दियों का उदास चांद उसे तक रहा था। उसने गाड़ी रोककर एक गिफ्ट शॉप से एक खूबसूरत सी लेडीज़ घड़ी खरीदी और फिर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। 5 मिनट के बाद वो साइमा शाह के ऑफिस में था। ये खूबसूरत और हर सहूलत से आरास्ता हॉस्पिटल साइमा और अरबाब मलिक की काविश था। अरबाब मलिक किडनी स्पेशलिस्ट था। साइमा ने यह हॉस्पिटल प्लान किया था, अरबाब उसका साथी था। दोनों की पार्टनरशिप पर कायम किया गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू सोबर लेडी, अरबाब ने गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे साइमा ने मुस्कुराते हुए ले लिया। खूबसूरत सी घड़ी थैंक्स कहकर कलाई में सजा ली। मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरे गिफ्ट की इतनी ज़्यादा पजीराई होगी कि फ़ौरन पहन लिया जाएगा। गलत फहमी जनाब की है, मैं हर गिफ्ट की दिल से कदर करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो उसे देखकर सिर्फ देखता ही रह गया। सोच रहा था, साइमा शाह, तुम घर क्यों नहीं बसा लेती? तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ कितने ख्वाब रखती हैं, लेकिन तुम बड़ी बोरिंग हो। उसने मुंह बनाया। मैंने जो डिग्री हासिल की है ना, यही मेरा सबसे बड़ा और अहम ख्वाब था। साइमा ने कुर्सी से टेक लगाते हुए जवाब दिया। जानता हूँ, मगर तुम्हें घर तो बसाना ही था ना, कभी ना कभी तो अभी सही। वो फिर से बोला, तुम क्यों पड़ गए हो मेरे पीछे? मुझे नहीं बसाना घर वर, चलो कोई और बात करो। वो चिढ़ गई। और कोई बात है? नहीं है, अरबाब ने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा, तुम घर क्यों नहीं बसा लेते? तुमने क्यों शादी नहीं की? वो पिछले 11 साल से एक साथ थे, पहले तालीम और फिर अब ये काम, दोनों एक साथ कर रहे थे। वो दोनों हर बात कह डालते थे एक दूसरे से, मगर ये बात कहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। ये टॉपिक पहली बार खुला था। मैं घर बसा लूँ, मगर तुम मानो तो? अरबाब की ज़ुबान से फिसला। क्या मतलब? बहुत अहमक हो इस मामले में साइमा, या फिर मुझे समझती हो? इतने बरसों से चुप रहा, सोचता रहा तुम समझ जाओगी, मगर लगता है तुम दिल की आंखों से कुछ नहीं देखती हो। अरबाब ने उसको देखते हुए कहा। अरबाब कुछ देर खामोश रहने के बाद वो उससे मुखातिब हुई। जो कुछ तुम कह रहे हो, मेरे ख्याल में आज के बाद ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमने ये हॉस्पिटल लोगों की खिदमत के लिए कायम किया था, ना कि कारोबार के लिए। सो तुम्हारे दिल में ऐसा कोई ख्याल है तो अपने दिल से निकाल दो। मेरा ख्याल था कि तुम में कोई लालच नहीं, मगर ये ख्याल गलत निकला। वो रुखाई से बोली। साइमा, अरबाब की आवाज़ कांप गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये कहकर वो रुका नहीं। अरबाब आज फिर उसके ऑफिस में था। वो उससे माफ़ी मांगने आया था, उसे यकीन दिलाने आया था कि वो किसी भी लालच के बगैर उससे मोहब्बत करता है। वो भी जानती थी अरबाब मलिक, जो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा और एक ही बहन का भाई है। वालिदैन का जमा जमाया लाखों का, करोड़ों का गारमेंट्स का कारोबार, वो कोई लालच नहीं रख सकता। मगर वो जो कह रहा था उसके लिए यही काफ़ी था। साइमा उस पर शक करती है। साइमा राउंड पर थी। अरबाब अपने मोबाइल उसकी टेबल पर रखे उसे उलट पलट रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी वसी शाह की किताब आंखें भीग जाती हैं पर पड़ी, जिसके अंदर एक कलम रखा था। शायद साइमा ने पढ़ते पढ़ते निशानी रखी थी। उसने किताब खोली। मशहूर ज़माना गज़ल उसके सामने थी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं क्या सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो।
اپنی ہتھیلی کو میرے نام کی حنا سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو۔ ارباب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آگے صفحے پلٹے۔ آگے صفحے پر کسک پر وہ ٹھٹک کر رہ گیا جہاں اشعار کو انڈر لائن کیا گیا تھا اور کسی نے کچھ لکھا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی جانا، کچھ اس طرح پہچانی جاؤں، تیرے نام سے جانی جاؤں۔ تم بھی یہی چاہتی تھی جانا، اور میں بھی۔ پھر کیا ہوا؟ ہم کیوں بچھڑ گئے؟ سوچتا ہوں جانے کب تک میرا انتظار کرو گی، کب تھک کر میرا انتظار چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا۔ بس مجھے زندہ رکھنا۔ یہ کس نے سائمہ کو لکھا تھا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکا۔ ارباب کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے آفس سے نکلا۔ راؤنڈ سے واپس آئی سائمہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ذرا آرام سے ڈاکٹر صاحب، سائمہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ سائمہ نے اس کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھے اور آفس کی جانب بڑھی اور وسیع شاہ کی کھلی کتاب اور ٹیبل پر پڑھا وہ قلم اور کارڈ۔ اسے سب کچھ سمجھا گیا۔ تم نے مجھ پر شک کر کے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا سائمہ۔ میں اپنی محبت کی توہین نہیں سہ پا رہا تھا۔ وہ جاتی سردیوں کی اداس سی شام تھی۔ اس وقت کوئی مریض نہیں آتا تھا۔ سائمہ نے آج 3 مریضوں کے آپریشن کیے تھے اور 7 مزید مریض داخل کیے تھے جن کے صبح آپریشن تھے۔ وہ تھک چکی تھی اور آرام کرنا چاہ رہی تھی جب ارباب نے اسے کال کی۔ وہ بھی فارغ ہوا تو اسے سی سائڈ پر آنے کو کہا۔ کیا تم نبیل شاہ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کا دل بہت سی امیدیں لگائے بیٹھا تھا۔ کیا یہ بتانا لازم ہے ارباب؟ اس نے ٹھہر کر جواب دیا۔ وہ خاموش رہا۔ اگر میں نبیل سے محبت نہ کرتی تو میں ڈاکٹر نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ خاندان کے رواج کے مطابق جب نبیل 5 سال کا تھا اور میں صرف 6 دن کی تھی، مجھے اس سے منسوب کر دیا گیا۔ اب میں نبیل شاہ کے علاوہ کسی اور کو سوچ نہیں سکتی تھی۔ ہوش سنبھالا، نبیل کو ہی سب کچھ سمجھا۔ وہ بھی بڑوں کے اس فیصلے پر 100% راضی تھا کیونکہ وہ بھی دل کے معاملے میں میری طرح تھا۔ میں نے FSC کا امتحان دیا تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کے لیے US چلا گیا۔ وہاں اس کا دوسرا سال تھا جب اس کی گاڑی سے وہاں کے باشندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیونگ فیری کر رہی تھی جس نے بہت زیادہ ڈرنک کر رکھی تھی، مگر انگریزوں کے ملک میں اس بات کو جھٹلا دیا گیا۔ صاف قصور نبیل کا بنا دیا گیا۔ اس پر مقدمہ چلا۔ کورٹ نے اسے بے قصور قرار دیا، مگر فیری کی بیٹی ڈیزی اس کے سر ہو گئی۔ وہ اسے غلط کیس میں پھنسانا چاہتی تھی جس میں نہ صرف نبیل کا فیوچر خراب ہو جاتا بلکہ وہ ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کرتا۔ فیری نے ایک ہی اصرار کیا کہ وہ ڈیزی سے یعنی اس کی بیٹی سے شادی کر لے اور اس کے چھوٹے بھائی کی کفالت کا ذمہ خود اٹھا لے۔ بالآخر نبیل کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس کا کورس مکمل ہو چکا تھا اور وہ ملک لوٹنا چاہتا تھا۔ وہاں مقیم ایک رشتہ دار سے اس کی اس سمجھوتے کی شادی کا خاندان والوں کو پتہ چل گیا۔ اس کی کوئی بھی وضاحت سنے بغیر اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس نے گھر والوں کو حقیقت بتانے کی بہت کوشش کی مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ شاہوں کے سپوت نے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی۔ اس کی یہی سزا تھی کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ اور رہی سائمہ شاہ یعنی میں، تو میں اس کی منگ تھی، ہوں اور رہوں گی۔ بڑی پھپھو جنہیں ان کے بچپن میں ہی ان کے تیازات سے منسوب کر دیا گیا تھا، وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، مگر بیچاری بڑی پھپھو ساری زندگی انہی سے منسوب رہی۔ ان کی امانت کے طور پر انہوں نے مرتے وقت آخری خواہش ظاہر کی تھی سائمہ کو اس کے خواب پورے کرتے دیکھنا۔ وہ دن اور آج کا دن کسی نے بھی میری تعلیم پر ورنہ مجھ پر تعلیم کے دروازے بھی بند ہو جاتے۔ پھپھو سے یہ خواہش کرنے والا نبیل شاہ ہی تھا۔ ہمارے درمیان لاکھ دوریاں، لاکھ فاصلے ہوں، مگر میں اب بھی اس سے منسوب ہوں۔ وہ میرا منگیتر ہے۔ بے شک اس نے شادی کر لی ہے۔ سائمہ نے گیلی ریت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک تلخ حقیقت اس کے سامنے پیش کی۔ تم اس کی جھوٹی سچی کہانی پر یقین رکھتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے لوگوں کی اکثریت US UK وغیرہ جا کر خود ان لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتی ہے، اور کچھ تو خود وہاں کے لوگ پھنسا لیتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ایسی جھوٹی رام کہانیاں سناتے ہیں۔ ارباب نے اس کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے طنزیہ کہا، ٹھیک ہے، میں نبیل شاہ سے محبت نہ بھی کرتی، مگر میں اپنے خاندان کی عزت کی خاطر، اپنے آبا و اجداد، اپنے دادا پردادا کی روایت کے پاس کی خاطر کبھی تمہاری بات نہیں مانتی۔ میں تم سے شادی نہیں کرتی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، فضول باتیں کر رہی ہو، دقیانوسی، پرانی بکواس باتیں چھوڑ دو سائمہ، زمانہ بدل گیا ہے۔ ارباب نے گیلی ریت پر اپنا نام لکھا۔ زمانے کی بھی خوب کہی۔ میں شاہانہ کے نکاح کی تقریب میں تمہارے گھر گئی تھی اور وہاں تمہاری کزن صوفیہ ملک سے بھی ملی، جس کے کزن منگیتر کو
पिछले साल कत्ल कर दिया गया था। मुझे पता चला अब वो कभी किसी और से मंसूब नहीं हो सकती, उसकी शादी नहीं हो सकती किसी और से, क्योंकि यही तुम्हारी भी रिवायात हैं। अब तंज की बारी उसकी थी। उन्हें छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। कम अज़ कम मैं इस तरह के किसी भी फैसले के हक में नहीं हूँ। वो सफाई देने लगा। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। उसने अरबाब को चुप कराया। हाँ सुनाओ। वो फिर मुतवज्जा हुआ। मैंने तुम्हारी वालदा से पूछा था आखिर अब सोफिया का घर क्यों नहीं बसेगा। पता है उन्होंने क्या कहा? हाँ बोलो, क्या कहा? इस तरह फिरोज मलिक की रूह को तकलीफ होगी और हम कभी अपनी खानदानी इक़दार को, इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मुनज़्ज़ा कौन है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें सायमा शाह से हमदर्दी हो सकती है, मगर तुमने सोचा सायमा तुम्हारी बात मान भी ले तो एक और सायमा जो मुनज़्ज़ा की सूरत में तुम्हारे ख़ानदान में रह जाएगी, वो क्या सोचेगी? वो भी तो वही कुछ सोचती होगी जो सायमा शाह सोचती है। उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। चलो मान लिया तुम्हारी सोच तब्दील हो गई, मगर मुनज़्ज़ा से जुड़े बाकी लोग अब भी वही सोच रखते हैं। वो कुछ और भी कहती, मगर वो बड़ी तेज़ी से उठा, गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी जन से सायमा की नज़रों से ओझल हो गई। वो समझ गया था उसे क्या करना है। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था जब बालाई पोर्शन पर रखे हुए टीवी लाउंज में टेलीफोन की घंटी बजी। इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता, नीचे से किसी ने उठा लिया था, लेकिन फ़ोन पर मुनज़्ज़ा का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव कर ली, क्योंकि उसको समझना था वो क्या कहना चाहती है। हेलो शाहाना, कैसी हो यार? मुनज़्ज़ा ने पूछा। ठीक हूँ। तुमने सेल पर कॉल क्यों नहीं की? बस क्रेडिट ख़त्म हो गया था। अच्छा, फुप्पो किधर हैं? मम्मा शॉपिंग करने निकली हैं, मेरी रुखसती की और हो सकता है तुम्हारी रुखसती की भी। शाहाना ने हंसते हुए कहा। रहने दो यार, अपनी करो फिलहाल। मुनज़्ज़ा ने उदास लहजे में कहा। क्यों क्यों तेरी क्यों नहीं? वो चमक कर बोली। अरबाब उनकी पर्सनल बातें सुनकर फ़ोन बंद करने ही वाला था जब वो अपना नाम सुनकर रुक गया। अरबाब साहब माने तब तो करूँगी ना शादी में, बड़े शिकस्ता लहजे में जवाब दिया। क्यों भला, वो क्यों नहीं मानेंगे? उसने उससे ही सवाल किया। मुझे लगता है 100% दुरुस्त भी हो सकता है कि वो मानेगा। तुम इसलिए फेवर कर रही हो कि वो तुम्हारा भाई है। मुनज़्ज़ा ने आहिस्तगी से कहा। फ़र्ज़ करो अगर वो ना माने तो तुम क्या करोगी? जो किया जा सकता है, यानी इंतज़ार और खामोशी इख्तियार कर लूँगी। यानी पढ़ लिख कर बगावत करने का जज्बा अभी तक आम नहीं, अपना हक नहीं मनवाया जाएगा। हमारी रिवायात, हमारे बड़े बूढ़े, उनकी इज्जत का क्या होगा? हम लड़कियां जितनी भी बोल्ड हो जाएं, हम चाहे जितना भी पढ़ लें, हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, हम फैसला वही मानती हैं जो हमारे दादा परदादा करके जाते हैं, यानी हमारे बड़े। ये सब गलत नहीं होगा। गलत उस वक्त हो गया था जब बड़ों के किए गए उस फैसले पर मैंने आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया था। ख्वाबों की उंगली थामे मैं बहुत आगे निकल गई हूँ शाहाना। अब वापसी के सब रास्ते भूल चुकी हूँ। वो क्या कह रही थी? अरबाब ने समझे बगैर फ़ोन बंद कर दिया। 14 फरवरी को लोग मोहब्बत करने वालों का दिन कहते हैं। उसी दिन वो डार्क फिरोजी और सी ग्रीन शरारे में दुल्हन बनी बेहद हसीन नज़र आ रही थी। उधर दुल्हा बना अरबाब मलिक भी मुतमईन था जब उसकी नज़र एक खूबसूरत से कपल पर पड़ी। वो लड़की बिलाशुबा सायमा शाही थी और उसके साथ 3 पीस सूट में वह हैंडसम सा जवान। अरबाब को समझने में देर न लगी। हेलो डॉक्टर अरबाब, देखो तो कैसा लग रहा है हमारा साथ। सायमा ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी सैड, कम अज़ कम आज तो मुनज़्ज़ा अरबाब से कम ही लग रही हो। अरबाब ने नबील शाह से मिलते हुए शरारत से कहा। वेरी फनी, तुम 2 दिन सब्र करो, फिर देखना मुनज़्ज़ा से भी ज़्यादा अच्छी लगूंगी। सायमा ने मुनज़्ज़ा का हाथ थामते हुए शरारत से कहा। देखेंगे 2 दिन भी, पहले ज़रा ये इत्तला तो फराहम करो। नबील शाह, तुम्हारा इन कैसे तुम्हारी स्टोरी में हो गया है? ये तो बाहर थे ना, कैसे आए? यार क्या बताऊँ, 5 फरवरी को तुम्हारी कोलीग ने एक नज़म भेजी थी, उसे कहना अब की बार मेरी आंखों के इंतज़ार को बर्बाद न करना। फिर मैं तो बस पहली फ़्लाइट से ही आ पहुंचा। नबील शाह ने शरारत से कहा। बस ज़रा झूठ कम बोलें। सायमा ने आंखें दिखाईं। हाँ दरअसल वो जो वाइट विच थी, डेजी, हा, वही अंग्रेज़, वो कहाँ छोड़ने वाली थी मुझ जैसे हैंडसम को। वो तो अल्लाह ताला ने मेरी जल्द जान छुड़ाई। डेजी अपनी फैमिली को लेकर एक झील पर गई थी पिकनिक मनाने, और वहीं उसकी जान चली गई, यानी डूब कर मर गई। उनके काफ़ी फ़ोटो सेशन हो चुके थे। नबील उठ खड़ा हुआ। मिस्टर उठिए, किसी और को भी तस्वीरें बनाने का मौका दीजिए। नबील ने इशारे से कहा। क्या मिस्टर? अरबाब चिल्लाया। हाँ जी, परसों वलीमा है, आ जाना। वो तेज़ी से नबील का हाथ थामे स्टेज से उतरी। अरबाब के चेहरे पर पड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, उसने दिल में शुक्र अदा किया। उसकी दोस्त खुश थी। सायमा को
उसका महबूब मिल गया था और वो मुनज़्ज़ा का हाथ पकड़े बहुत सी तस्वीरों के पोज देने लगा। वो बहुत खुश था। अगर वो साइमा शाह के ख्वाबों की उंगली थामे आगे बढ़ता रहता तो सच कोई भी मुतमईन नहीं रहता। खुशी किसी के भी कदम नहीं चूमती। साइमा और नबील दोनों एक दूसरे को चाहते थे, फिर भी वो चुप रहे और साइमा की बहादुरी में अरबाब का भी भरपूर किरदार था। अगर वो मुनज़्ज़ा से इनकार कर देता तो बहुत बड़ा गुनहगार हो जाता, मुनज़्ज़ा से बहुत नाइंसाफ़ी हो जाती। तकदीर ने ठीक फैसला किया। मुनज़्ज़ा ने सर उठाकर अरबाब की जानिब देखा। बहुत बरस रह चुके हो तुम अपने लिए, बहुत बरस रह चुके हो तुम अपने लिए, अब सिर्फ मेरे हो, मेरे होके रहो। अरबाब ने आहिस्ता से उसके कान के नज़दीक आकर ये खूबसूरत शेर गुनगुनाया। लगता नहीं तुम किडनी डॉक्टर हो, मुनज़्ज़ा ने चोट की। हाँ, पर तुम्हारा हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, है ना? बड़ी रवानी से जवाब दिया। मुनज़्ज़ा से सर झुकाकर रह गई। खुशी के बहुत से तारे उसके कदमों में नाच रहे थे। चांद भी उनकी चौखट पर खुशियाँ मनाने आया था। रिवायात को तोड़कर किस तरह शादी कर ली गई थी। दो मोहब्बत करने वालों को उनके महबूब मिल गए थे।